वही पानी को उसने क्या करा, एक ग्लास में डाला, वही 1 मोल सॉल्ट था। फिर उसने एक बड़े कंटेनर में डाला, वही 1 मोल सॉल्ट था। फिर और बड़े कंटेनर में डाला, फिर वही 1 मोल सॉल्ट था। तो अमाउंट ऑफ सॉल्ट तो बढ़ता जा रहा था, लेकिन और कंडक्टिविटी भी बढ़ती जा रही थी। तो जो जो कॉन्सेंट्रेशन वो नाप पाया, उस कॉन्सेंट्रेशन के लिए वो पॉइंट प्लॉट करता गया कि भाई इस कॉन्सेंट्रेशन में ये मोलर कंडक्टिविटी, इस वाली कॉन्सेंट्रेशन में ये कंडक्टिविटी, इस वाली कॉन्सेंट्रेशन में ये कंडक्टिविटी। पर इसके बाद वो कह रहे जी मैं आगे ग्राफ नहीं बना सकता, मुझे नहीं पता आगे की शेप क्या है। ठीक है, तो फिर उसने क्या बोला कि देखो इधर तो मैं रुक गया, बट पॉइंट ये कि अगर ये ग्राफ इतना रास्ता सीधा चला है, आगे हो सकता है ना मुड़ जाए, कुछ भी हो जाएगा उसके साथ, हमें क्या पता। बट व्हाट ही अज्यूम्ड इज कि भाई आप कंसंट्रेशन घटाते जाओ, तो अगर ये ग्राफ को एक्सट्रापोलेट कर लिया जाए, ये अज्यूम करते हुए कि ग्राफ क्योंकि इतने रास्ते स्ट्रेट चला है तो आगे भी स्ट्रेट ही होगा, तो आगे अगर इसे एक्सट्रापोलेट कर लिया जाए तो इट इज गोइंग टू मीट एट दिस पॉइंट। और ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट वो है, ये पॉइंट वो मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे रहा है जहां पर कॉन्सेंट्रेशन 0 है। तो क्या यही पॉइंट मोलर कंडक्टिविटी का इनफाइनाइट डाइल्यूशन कहलाया जाएगा? मेरी बात सुनो भाई, ये कुछ कॉन्सेंट्रेशन वही होगी, इस कुछ कॉन्सेंट्रेशन पे ये मोलर कंडक्टिविटी है, पर ये अभी भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं है। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन 0। तो आपने बोला कि मैं ये ग्राफ इसके बाद में मेजर नहीं कर पा रहा कॉन्सेंट्रेशन, तो जब मेजर ही नहीं कर पा रहा तो मुझे क्या पता कौन से पॉइंट पे क्या कंडक्टिविटी। तो मैंने कहा लेकिन एक पॉइंट तो है ना कि अगर आप इसको एक्स्ट्रापोलेट करो, पीछे की तरफ स्ट्रेच करो, तो आप देखो ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ वाले पॉइंट के लिए आप देखो मोलर कंडक्टिविटी की कुछ तो वैल्यू होगी, बट कॉन्सेंट्रेशन तो 0 होगी ना। भाई एक पॉइंट डिफाइन करने के लिए एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों डिफाइन करते हो ना, तो एक्स तो 0 है और वाई का वैल्यू कुछ है, और एक्स पे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन। तो इस वाले पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेशन तो 0 हो गया, और y पे क्या है, मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जब कॉन्सेंट्रेशन 0 है, x 0 है, तब y की कोई ना कोई तो वैल्यू है, और y पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी। दैट मींस मोलर कंडक्टिविटी एट 0 कॉन्सेंट्रेशन को हम ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो क्या ये पॉइंट मुझे am इंफिनिटी देगा, लैम्डा m इंफिनिटी देगा कि नहीं देगा, बताओ। राइट, तो ये कॉन्सेप्ट है। तो ये कुलरोश ने बोला कि फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हम इसको एक्स्ट्रापोलेट कर सकते हैं, बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ लो तो आप देखो डॉट वाला को अज्यूम किया, ये अज्यूम है क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि भाई आगे का ग्राफ कैसे चला, ठीक है ना। और ये मैं आपको बताती हूँ, अज्यूम भी इसलिए कर पाया क्योंकि बहुत पहले भी, मतलब इट्स लाइक दिस कि अगर मान लीजिए 0 है और ये 1 है, तो आप 0.5 या 0.1 भी नाप पाते। तो ये ग्राफ ऑलमोस्ट यहाँ तक आया था, ये गैप बड़ा ही छोटा था, दैट्स हाउ ही कुड अज्यूम। ज्यादा बड़ा गैप होता तो फिर हम अज्यूम नहीं कर सकते, ठीक है ना। कितना हुआ जब कॉन्सेंट्रेशन नापने बंद हो गए, 0.001 इन, तो वी वर वेरी, इवन दो वी वेरी वेरी क्लोज टू दिस y एक्सिस, तो एक्सट्रापोलेट कर पाए हम। अब देखो कितना क्लियर हो गया सब लोगों को, ठीक है राइट। अब यहाँ पे जब उसने ग्राफ बनाया किसका, उसने ग्राफ बनाया बी के, कुलरोश। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का प्रॉब्लम देखो क्या है, अब तुमको समझ में आएगा कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली स्ट्रॉन्ग क्यों है, ठीक है। बस को यहीं तक करा के मैं मतलब ठीक है, बस ये समझ लो। तो मान लो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक, वीक क्यों है, मैम वो टूटता नहीं। 100 आयॉन्स डालोगे, अगर 100 आपने डाले HCl के, तो 5 ही टूटेंगे। तो मुझे मिलने चाहिए थे अगर पूरा टूटता तो 100H प्लस और 100Cl नेगेटिव मिलने चाहिए थे, ठीक है, पर मिले कितने, 5H प्लस और 5Cl नेगेटिव। बिना यू अंडरस्टैंड प्रीति, इसका मतलब कि ये नहीं टूट रहा। क्यों नहीं टूट रहा जी, क्योंकि हो सकता है क्या होता ही है कि क्योंकि H और Cl का जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो कोई चीज अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो उसको आप तोड़ आसानी से नहीं सकते। तो whenever you are saying that this is a weak electrolyte, that means इनके बॉन्ड्स आपस में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो इसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, ठीक है, पहली बात तो ये। अब ये कैसे टूटता है आप सोचो, आपने बोला कि इसको आप पानी में जब डालोगे, सबको ये चीज कई बार मैंने बताई है कि पानी में डालते क्या होता है,
मान लीजिए मेरे पास HCl है, Cl is partially negative, H is partially positive, everybody knows that. Yes or no? H C से जुड़ा है, C कार्बन है और हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, H therefore carries a positive charge and C therefore carries a negative charge. पानी में डाला है तो पानी का स्ट्रक्चर ऐसा होता है H2O, तो O पे पार्शियल नेगेटिव है, H पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे H2O है, यहाँ पे H2O है, तो ये क्या करेगा बेटा, नेगेटिव को पकड़ेगा H वाले एंड से, नेगेटिव को पकड़ेगा H वाले एंड से, बोलो क्योंकि H वाला एंड पॉजिटिव है, सही है हर्ष, और पॉजिटिव को पकड़ेगा O वाले एंड से क्योंकि O पे नेगेटिव चार्ज है। अगर तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता, ये टूट जाता 100% आयंस में, क्यों टूट जाता, क्योंकि इसका बॉन्ड वीक हुआ होता तो ये टूट जाता। तो वीक बॉन्ड है, अगर बॉन्ड ही वीक है तो एक वाटर ने इधर से खींचा, एक वाटर ने इधर से खींचा, बॉन्ड टूट गया क्योंकि बॉन्ड वीक था। अब की बार ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये अपने आयंस में नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, क्योंकि इनका अपना अंदर का बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो इसे तोड़ने के लिए अगर आप H को इधर खींच रहे हो और Cn को इधर खींच रहे हो, दो पानी के मॉलिक्यूल मान लो लग रहे हैं, तो इससे तो हिलेगा भी नहीं बॉन्ड, 10 भी आ जाएंगे तो भी नहीं हिलेगा, 50 भी आ गए तो भी नहीं हो रहा, वीक हो रहा है पर टूट नहीं रहा अभी। तो आप ऐसा समझ लो कि जी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए लग गए 200 मॉलिक्यूल पानी के इधर से, 200 इधर से, तो जब टोटल 400 मॉलिक्यूल लगेंगे तब इसको तोड़ पा रहे हैं। Whereas जब एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो अपने आयंस में तुरंत टूट रहा है, क्यों, क्योंकि एक चम्मच पानी में भी बड़े सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और आप देखो वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बॉन्ड वीक है तो वो टूट जा रहा है जल्दी से, क्यों, क्योंकि एक पानी ने इधर से खींचा, एक इधर से खींचा, हल्का सा बॉन्ड तो तुरंत टूट गया। इसीलिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को मैंने बोला कि एक चम्मच पानी डालते ही वो अपने आयंस में टूट जाए, क्योंकि उसके खुद के अंदर के बॉन्ड्स वीक है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये टूट नहीं रहा, क्योंकि ये टूट नहीं, सॉरी क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो ये टूट नहीं रहा, क्यों, क्योंकि इसके अपने बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इसको तोड़ने के लिए पानी लगेगा और ज्यादा। तो अगर तुमने बोला कि एक छोटी कटोरी में पानी कम है, तुमने थोड़ा सा वीक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो वो टूट ही नहीं रहा, क्योंकि जितना पानी था वो थोड़े बहुत को तो तोड़ पाया, बाकी जिनको नहीं तोड़ पाया वो वैसे के वैसे ही पड़े। ये बात समझ रहे हो तो मेरी। फिर मैंने उसके अंदर पानी का कंटेंट जब बढ़ाया तो ज्यादा पानी में ज्यादा मॉलिक्यूल है, तो जो 5-10 मॉलिक्यूल टूटे थे वो टूटे हुए हैं, लेकिन और जो बच गए थे 95 में से फिर 5 टूट गए, क्यों जी, क्योंकि और पानी आ गया। तो और पानी ने इधर से इसको पकड़ा, इधर से पकड़ा, फिर खींच दिया, तो फिर 5-6 टूट गए, लेकिन अभी भी जो 90 थे वो फिर बच गए, क्यों, क्योंकि एक मॉलिक्यूल को तोड़ने में ही बहुत सारे पानी के मॉलिक्यूल उसको लग रहे हैं, क्योंकि द बॉन्ड इज सो स्ट्रॉन्ग कि 1 या 2 या 10 या 100 मॉलिक्यूल सफिशिएंट नहीं पड़ रहे दोनों को पुल करने से, समझ रहे हो। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है जिसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो वो टूट नहीं रहा। क्योंकि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट इसलिए क्योंकि कम आयॉन्स दे रहे हैं, सोच ले पक्का। क्यों है वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि मैम ये कम टूटेगा तो इलेक्ट्रिक किसी भी कम कंडक्ट करेगा। करेक्ट, इतना क्लियर हो गया सबको, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उसने हाई कॉन्सेंट्रेशन ले ली वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा थी, मतलब छोटी सी कटोरी में नमक ज्यादा था, तो नमक ज्यादा मतलब मॉलिक्यूल से ज्यादा थे, पानी कम पड़ गया, तो उसके आयॉन्स टूटे होंगे, बताओ नहीं। तो आयॉन्स अगर होंगे ही नहीं तो ये होगी कंडक्टिविटी बड़ी कम। तो बहुत देर तक आप देखोगे कि कंडक्टिविटी में कोई खास इंक्रीज वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आया ही नहीं, और तुरंत एक टाइम पे ऐसे बढ़ गई इस टाइप का कोई ग्राफ। क्यों बना ऐसा ग्राफ, कि अगर आपने क्या ले लिया, मैं एग्जांपल देती हूँ किसका, विनेगर का। विनेगर इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इनफैक्ट कोई भी विनेगर की, क्यों, कोई भी आप सिट्रस फ्रूट का जूस ले लो, जैसे लेमन जूस ले लो आप, और पोटैटो का जूस ले लो, कोई भी जूस ले लो, जितने भी सब्जियां हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, सब में एसिड ही होता है, तो वो एसिड सारे वीक होते हैं। तो उन सभी का वीक एसिड मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो हमारे पास ये है, इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, उसको साइलेंट कर दूं, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये ग्राफ जो इस तरह से बना है कि क्या शो कर रहा है कि भाई आपने 9 से 8, 8 से 7, 7 से 6, क्या हो गया,
हो गया तुम्हारा? हो गया भाई, ऐसी आवाज ना निकाला कर भाई, ठीक है? साइलेंट कर लिया कर, कर लिया साइलेंट। देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि धीरे धीरे आप कॉन्सेंट्रेशन घटा रहे हो, ऐसा ना? आप कॉन्सेंट्रेशन घटाने का मतलब क्या है कि वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, बट आप देखो देयर इज नो कंसिडरेबल इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ तक भी आप देखो सिर्फ इतना इंक्रीज आया है और वॉल्यूम देखो कितनी घट गई है। वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक कितनी बढ़ गई है और कॉन्सेंट्रेशन काफी हद तक घट गई, बट देयर इज दिस मच ओनली इंक्रीज इन द मोलर कंडक्टिविटी। लेकिन इस पॉइंट के बाद जो ये तुरंत इंक्रीज दिखा, इसने क्या रिपीट किया कि भाई एक टाइप पे जब आप इतना डाइल्यूट करते 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 इतना आ गए पास कि एक टाइप पे इतना पानी हो गया कि आयन सारे टूट गए, एंड दिस इज द पॉइंट वेयर यू आर वेरी क्लोज टू इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो जब आप डाइल्यूट करते जा रहे हो, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ाते जा रहे हो, तो आयन्स टूटते जा रहे हैं टूटते जा रहे हैं टूटते जा रहे हैं, लेकिन एकदम नहीं टूट रहे। तो यहाँ कुछ टूट गए तो कंडक्टिविटी बढ़ गई, बढ़ तो रही है कंडक्टिविटी पर कम बढ़ रही है। एक टाइप के बाद कंडक्टिविटी ऐसे, क्यों? क्योंकि ये कोई ऐसी स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन हुई होगी जहाँ पे सारे आयन्स टूट गए होंगे, सारे मॉलिक्यूल्स अपने आयन्स में टूट चुके होंगे, क्योंकि मे बी दिस टाइम आपने इतना पानी डाल दिया कि वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को पुल करके तोड़ पा रहे, और अब उसमें जो कॉन्सेंट्रेशन है वो इतनी तुरंत बढ़ गई। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में प्रॉब्लम ये हो गई कि ये ग्राफ एक टाइम पे आके पैरेलल हो जाएगा वाई एक्सिस। ओके, तो प्रॉब्लम ये हुई कि अगर आप जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को तो आप एक्सट्रापोलेट करके बता पा रहे हो ना कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन क्या है, ग्राफ से बता पा रहे हो। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट को एक्सट्रापोलेट करो, फिर पैरेलल फिर पैरेलल फिर पैरेलल, ये कभी भी इस पॉइंट को मीट ही नहीं करेगा जहां पे कॉन्सेंट्रेशन जीरो है। समझ रहे हो? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का ग्राफ कभी भी इसको टच ही नहीं करेगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ग्राफ से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ग्राफ को तो एक्सट्रापोलेट कर लो, और जब कॉन्सेंट्रेशन जीरो हो जाए तब आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल लो फॉर द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। बट फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट आप अगर ग्राफ को एक्सट्रापोलेट भी करते हो तो ये ग्राफ कभी भी ऐसा कोई कंडीशन शो ही नहीं करेगा जहां आप ये मीट करेगा, क्योंकि वो पैरेलल है। इसका मतलब ये हो गया कि एट कॉन्सेंट्रेशन जीरो व्हिच इज मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट, हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए ग्राफ से नहीं निकाल सकते, और स्ट्रॉन्ग का हम ग्राफ से मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये कुलरॉश का एक्सपेरिमेंट था। तो उसने क्या बोला कि भाई अगर ऐसा है तो फिर हम न्यूमेरिकल्स की हेल्प से मैथमेटिकली हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू निकाल लेंगे ग्राफ से, ठीक है, और वीक की वैल्यू हम मैथमेटिकली निकालेंगे इनका इस्तेमाल करके। तो ये कुलरॉश का कहना था कि क्योंकि हमारे पास स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों होते हैं, तो हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी तो निकाल सकते हैं टिल इनफाइनाइट डाइल्यूशन फ्रॉम द ग्राफ इटसेल्फ, लेकिन जितने भी वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी मोलर कंडक्टिविटी हम ग्राफ से नहीं निकाल सकते। कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली हम उसको प्लॉट कर रहे थे, वो पैरेलल जा रहा है वाई एक्सिस के, तो हम एक्सट्रापोलेट करके भी, और प्लस उसकी कोई कांस्टेंट शेप नहीं, कभी सीधा है कभी उठ रहा है कभी ऐसे जा रहा है। फिजिक्स क्लास में हां बैठो 5 मिनट, ठीक है? तो डू यू वांट इधर से आप इसको ऑन करेंगे, ठीक है? सो दैट इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, कोई दिक्कत? तो आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन की वैल्यू फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट ग्राफ से क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? क्योंकि इसका ग्राफ पैरेलल है। क्लियर हो जाएगा, राइट? तो इसका वैल्यू निकालेंगे मैथमेटिकली किससे? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की हेल्प से, ठीक है? इतना मैंने था, कल नोट पहुंचा दूंगा। फिर आप बता ये तो वैल्यू इसका स्पीड जो पता कोई कहते ना v वर्सेस r का ग्राफ बना दो, v वर्सेस r का ग्राफ बना इसका स्ट्रॉन्गली बेटा वो करना, इट्स लाइक एक्सपेरिमेंटली ग्राफ बना, वो वैल्यू क्या करता है मालूम करता क्या मापता है, उसने देखा नहीं मुझे क्या आई उसको जगह मिलती है कंडक्टिविटी बढ़ती है, इसलिए वैसे
तो हाँ, इसमें क्योंकि इसमें ये ऐसे इसलिए बढ़ा क्योंकि सारे आयोन यही टूट रहे थे, वीक में अभी टूटे ही थे ना, धीरे धीरे आयोन भी बढ़ रहे थे, जगह भी वीक में क्या हो रहा है, जगह भी मिल रही थी और टूट भी रहे थे। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में यही टूट गए थे सारे, अब बस उनको जगह ज्यादा मिल रही थी, तो हर बार जितना वॉल्यूम मिल रहा था एक्स्ट्रा प्रोपोर्शनेटली कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे इसीलिए स्ट्रेट लाइन आ गई और यहाँ पे कर्व आ गया। भाई ये क्या चल रहा है, भाई क्या चल रही है, काम तब करो ना जब मैं नहीं हूँ क्लास में। देखो समझ में आई मैं क्या बोल रही हूँ। तू ये पूछ रही कि ग्राफ ऐसा आया, तो ये चीज समझ में आ गई कि आप कंसंट्रेशन घटा रहे हो तो कंडक्टिविटी बढ़ रही है। दिस इज क्लियर के लिए, किसी के लिए भी, दोनों के लिए कंडक्टिविटी बढ़ रही है ना, बस इसकी स्टीपली नहीं बढ़ी, इसकी धीरे धीरे बढ़ी फिर तुरंत बढ़ी, इसकी स्टीपली बढ़ी। तो ये मुझसे पूछ रही है कि स्टीपली क्यों बढ़ी, तो वही तो मैं बता रही हूँ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयॉन्स टूट जाते हैं ना, तो 100 डाले तो 100 के 100 यही टूट गए, वीक इलेक्ट्रोलाइट में 100 के 100 यहाँ टूटे, पानी मिलाया यहाँ कुछ टूटे, यहाँ कुछ टूटे, यहाँ कुछ टूटे, तो यहाँ हर स्टेप पे क्या हो रहा है, आयॉन्स भी टूट रहे हैं और जगह भी ज्यादा मिल रही है, तो जगह ज्यादा मिल रही है, आयॉन्स भी टूट रहे हैं, तो इट इज टेकिंग अ डिफरेंट पाथ टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑल ओवर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आयॉन्स टूट गए, अभी आयॉन्स टूटने का खेल खत्म है, पानी मिला रहे हो, जगह मिल रही है ज्यादा, तो वो प्रोपोर्शनेटली बढ़ रही है कंडक्टिविटी हर बार। तूने अगर डबल वॉल्यूम कर दी तो कंडक्टिविटी डबल होगी, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, फुली टूट चुका है, आयॉन्स आर ऑलरेडी फ्री टू मूव हियर इटसेल्फ। तो यहाँ पे ग्राफ स्ट्रेट आता गया। सेकेंडली ये ग्राफ कुलरॉश को भी नहीं पता था कि स्ट्रेट के लिए ऐसा है, वो तो क्या कर रहा था, पानी मिला रहा था नमक में, कंडक्टिविटी नाप रहा था, पॉइंट प्लॉट कर रहा था कि जी ये कॉन्सेंट्रेशन में ये कंडक्टिविटी, ये कॉन्सेंट्रेशन में ये कंडक्टिविटी। कोइंसिडेंटली ही गॉट टू सी कि भाई ये ग्राफ स्ट्रेट है। यही तो मैंने बोला कि यहाँ तक जब स्ट्रेट आया तब उसने अज्यूम करा कि क्योंकि ग्राफ इतना स्ट्रेट आया तो हो सकता है आगे भी स्ट्रेट ही आएगा, एंड देन ही एक्सट्रापोलेटेड, तो फिर उसको ये इनफाइनाइट इक्वेशन का पॉइंट नहीं। ठीक है, समझ में आ गई बात सबको, राइट? तो ये बात, चलो अब देखो ये ऑफिस करो कहां पे चले ना बाबा, ठीक है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करा था बेटा, एक तो हमने रे ऑप्टिक्स में वो पढ़ा था, क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ द स्फेरिकल सरफेस, वही पढ़ा था मेरे ख्याल से, ज्यादा तो कुछ था नहीं। क्या पढ़ा था, CIR हो गया, रिफ्रैक्शन एट द स्फेरिकल सरफेस हो गया, उसी का मैंने 2 केसेस बताए थे शायद से, रियल अच्छा वो वापस नहीं, दोनों बता दे, रियल और वर्चुअल को दोनों मैंने तो बता दिया था। हाँ का ब्रेक ले लो, 8:20 तक क्लास हो गया।
यहाँ से अरे यहाँ से बात जरूरी नहीं है
हो गया ब्रेकअप नहीं होगा। अब मोबाइल्स बंद कर दो बिल्कुल। तो देखो कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि व्हाट वाज द फॉर्मूला दैट वी स्टडीड यस्टरडे, n2 by v minus n1 by u equals to n2 minus n1 by r। ये पढ़ा था। मुझे ये बताओ ये जो फॉर्मूला था, दिस वाज द फॉर्मूला वी डिराइव्ड फॉर ओनली वन स्फेरिकल सरफेस, राइट? उसमें n2 कौन था और n1 कौन था? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका? n1 जिससे मीडियम आ रहा है और n2 जिसमें लाइट जा रही है। r क्या था? रेडियस। किसका रेडियस? सेंटर ऑफ कर्वेचर पोल तक का, टू पोल तक का। किसका? गाइस तुम लोग को फिजिक्स में बता रही हूँ, लुढ़क जाओगे, मेरे मुंह से मत बुलवाओ गलत, क्योंकि मैं चाहती हूँ तुम अच्छे नंबर से पास हो, ठीक है? बट क्या हो रहा है, जो हरकतें हो रही है ना, आई एम नॉट फीलिंग कि अभी वो सीरियसनेस है तुम्हें। आई होप यू रिमेम्बर कि 1 महीने बाद एग्जाम्स ही है, फरवरी आ गई है, गई ऑलमोस्ट। देखो तो ये फॉर्मूले में आर कौन था? कुणाल बताएगा। n1 n2 क्या था आकाश?
मीडियम 1 और मीडियम 2 का क्या था? ओके, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। और यू एंड वी क्या था मुकुल? डिस्टेंस था। किसका? नहीं, अरे P डैश से I का, I डैश P डैश। V का मतलब क्या होता है? हाउ डू यू रीड V? व्हाट डज V स्टैंड्स फॉर? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V, इमेज डिस्टेंस या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? V stands for image distance, U stands for object distance, R stands for ये सब कवर। N2 stands for refractive index of that medium जिसमें लाइट जा रही है। N1 stands for ठीक है, तो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया, राइट? तो आज हम डिराइव करेंगे लेंस पे का फॉर्मूला, ठीक है? लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स खोल लो जरा, लेंस पे का फॉर्मूला लिख लीजिए। है सबके पास नोट्स? अच्छी बात है। मैं तो आपको ये बोलूंगी कि आप उसको एक बार अपनी नोटबुक में कॉपी कर लो, नहीं तो यार प्रिंट आउट करा लो और प्लीज आप क्लास में ले आया करो। जस्ट टू सेव टाइम मैं ये भेज रही हूँ, मैं तो कोई फायदा नहीं था, मैं क्लास में लिखवाती, ये तुमको भी पता है। मेहनत नहीं करती मैं लिख के भेजने में, मेरा बस ये था कि अगर टाइम सेव हो जाए कैसे करें। सुनो, लेंस पे का फॉर्मूला में आप देखो, ये हमारा लेंस है, समझ लो पहले, फिर डेरिवेशन समझ आ जाएगी एकदम कुछ